विद्यार्थियों, छापू सुल्तानों, स्वागत है आप सभी का आज के इस शानदार लेक्चर में। जय हिंद सभी को। बच्चों अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। लेकिन मेरे सभी शेर शेरनियों का जोश हाई है। इन दिनों त्रैमासिक परीक्षा को लेकर के कुछ बच्चे एक्साइटमेंट में हैं कि त्रैमासिक परीक्षा, हाय कुछ पढ़ा नहीं, हाय कुछ किया नहीं। प्यारे बच्चों, कल संडे है और कल के दिन सुबह में मैं कुछ आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आऊंगा और शाम को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। अगर आप लोग उतना पढ़ते हो तो निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में बहुत बेहतर प्रदर्शन देखने को मिलेगा। बस दुआ यही है कि आप लोग क्लास में जरूर आ जाना, ठीक है। और नेक्स्ट डे फिर आपका एग्जाम भी अच्छा जाने वाला है। बच्चों सिलेबस की बात करें तो हम लोग देखो आज बच्चों लेक्चर नंबर 18 में पहुंच गए हैं। धारामापी गैल्वेनोमीटर। चैप्टर लेंथी था, समझाना मुझे जरूरी था, कहीं अटकना नहीं था, कहीं भटकना नहीं था, बहुत कुछ सिखाना था, बहुत कुछ सीखना था। इस वजह से प्यारे बच्चों आप सभी के ये पार्ट 18 तक अभी मैं थ्योरी कंप्लीट करा पाया हूं। अभी आपके जो क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बाकी हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाकी है। लेकिन प्यारे साथियों मैंने हार नहीं मानी है, मुझे एक एक चीज बात आपको सिखानी है। इस बात को मन में लेकर के, इस विश्वास को मन में लेकर के मैं आप सभी के बीच में हमेशा आता हूं, ठीक है। लेक्चर नंबर 18 है और शानदार बच्चों आज की क्लास में मैं जो और बची बातें हैं उनको डिस्कस करूंगा, ठीक है। सारी महत्वपूर्ण बातें इस चैप्टर से जुड़ी। एक चीज जरूर कहूंगा, बायो सेवर्ट के नियम कहीं पर 2 बताए गए होंगे, कहीं पर 3 बताए गए होंगे, लेकिन मैंने आपको बायो सेवर्ट के नियम के 6 अनुप्रयोग बताए। एम्पियर के परिपथीय नियम के मैंने 3 अनुप्रयोग बताए। आपको कहीं पर विभव मापी के 2 अनुप्रयोग बताए गए होंगे, मैंने आपको बायो विभव मापी के 4 से 5 अनुप्रयोग बताए। प्यारे बच्चों अगर कुछ औरों से हट के अलग करना है तो समय देना पड़ेगा। समय सबके पास वही है, बुद्धि सबके पास वही है, ये शरीर का ढांचा स्ट्रक्चर सबके पास वही है। अंदर से देखोगे तो सब हड्डियां वैसे ही स्ट्रक्चर, वैसा ही कंकाल मिलेगा। लेकिन प्यारे बच्चों सिर्फ और सिर्फ यहां पे जीतता वही है जिसने विवेक का इस्तेमाल किया हो। समझ गए ना मेरी बात को? बच्चों सिलेबस चल रहा है, ध्यानपूर्वक मेरा साथ दें। बस अभी कंटिन्यू जो प्रोसेस चल रहा है उस पर आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। कल की क्लास में मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा, कल की क्लास में मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं सभी के लिए प्रे करता हूं, रोज प्रे करता हूं। मॉर्निंग में जब भी ध्यान करता हूं, आपका ही मेडिटेशन जब करता हूं तो आपका ही जिक्र करता हूं कि हमारे बच्चे बहुत आगे तक जाएं। हम जिन बच्चों के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, छोटा क्षेत्र है बड़ा क्षेत्र इससे मुझे मतलब नहीं, बस सकारात्मक भाव से, पवित्र भाव से हमेशा काम करना है। तो इस वजह से मैं आप सभी के लिए हमेशा प्रे करता हूं कि भाई सब कुछ अच्छा हो। और आप सभी की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो कुछ भी मैंने बच्चों सीखा है, जैसे भी सीखा है, जहां से भी सीखा है, आपको वो चीजें सिखाना चाहता हूं। और बच्चों पिछले कई वर्षों का एक्सपीरियंस रहा है, बहुत बच्चे अच्छा करके आए हैं, उन्हीं अनुभवों के आधार पर मैं आपसे ये बातें कहता हूं। एग्जाम में कितना चैप्टर तक आएगा? 4 चैप्टर तक आने की संभावना है। सेकेंड पेपर के प्रकाशिकी चैप्टर से भी आने की संभावना है। जो आपकी कल प्यारे बच्चों त्रैमासिक परीक्षा है, जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा है, जो इसको लेकर इतना परेशान हो आप लोग, सुन लो। त्रैमासिक परीक्षा जो आप लोग जून, ठीक है, जून 2025, ठीक है, आप 26 बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हो, तो जो इतना परेशान हो, इसमें चैप्टर 4 तक आने वाला है, ठीक है। चैप्टर 1, चैप्टर 1 2, चैप्टर 4, इससे ज्यादा तो आने की संभावना नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा 3 चैप्टर तक एकदम कंप्लीट कर लेना। चैप्टर 1 to 4 भी हो सकता है। दूसरा प्यारे बच्चों प्रकाशिकी से भी आ सकता है। प्रकाशिकी जो है चैप्टर 9 है और ये बच्चों जो है वो सेकेंड पेपर में है। लेकिन ये आने की संभावना मैं जो कह रहा हूं 0.1% ही है, ठीक है, या कह लो 1% ही चांस है। आप यही केवल फोकस करो चैप्टर 1 to 4। बच्चों इसमें मैंने चैप्टर 3 तक 1 शॉट लिया हुआ है, ठीक है, 1 शॉट लिया हुआ है। चैप्टर 4 को मैंने कंप्लीट, लगभग आज से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बचेंगे तो ओवरऑल आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। प्यारे बच्चों घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उम्मीद है मेरी बातों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। बताइए, ठीक है। अब आगे चलें बच्चों, जो हम लोगों को आगे पढ़ना है। सर इतना डेरिवेशन कैसे याद करें प्लीज बताइए। मुझे भी बच्चों याद करने के लिए रिवीजन करना पड़ता है। हर एक दिन आपके सामने खड़े होने के लिए मुझे रिवीजन करना पड़ता है। मुझसे कोई कहे, कई बार होता है यहां ही सर लोग कहते हैं सर आपको तो इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, सब कुछ तो याद होगा, देखना नहीं पड़ता होगा। लेकिन मुझे बहुत सारे महान व्यक्तियों की जो कह सकते हैं बायोग्राफी है, उनमें जो उन लोगों ने बातें कही वो मुझे याद आता है। असली शिक्षक वही है जो अपने आप को अपडेट रखता है, अपने आप को
जागरूक रखता है। और मेरी आदत बच्चों वही है, मैं बिना देखे बिना चीजों को समझे आपके सामने कभी नहीं आता हूं। इसीलिए प्यारे बच्चों जब मैं आपके सामने आता हूं तो मेरी और शिक्षकों से अलग आदत होती है कि सीधे सीधे सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ देखना है, नोट्स में क्या लिखा हुआ है, बुक में क्या लिखा हुआ है, इन बातों से मुझे पहले से पता है कि मैंने क्या चीजें देखी समझी और बहुत पुराने से, फिर मुझे देखना नहीं है, क्योंकि मैं आपके सामने सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए खड़ा रहता हूं। ये चीज याद रखिए, ठीक है बच्चों। कल हम लोगों ने चल कुंडली धारा मापी पढ़ी थी, इसमें कुछ चीजें मैंने टाइप कराई थी, बहुत कम, मतलब किसी चैप्टर में शायद चैप्टर 2-3 तक मैंने टाइप ही नहीं कराया। ये बच्चों बहुत पहली मेरी या दूसरी तीसरी पीडीएफ होगी जिसमें मैंने टाइप का यूज किया, और उसका रीजन था वो भी आप समझ सकते हो, क्योंकि लिखना बहुत ज्यादा था और एग्जाम आपका पास में है, तो मैं चाह रहा था सिलेबस ठीक से कंप्लीट हो जाए, बस इस वजह से। तो चल क्योंकि मैं समझाने पे ज्यादा फोकस करना चाहता था। मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर, क्वाइल घूमती बच्चों, कुंडली अपनी जगह पे घूमती है। इसका चित्र अभी हम लोग जल्द से जल्द बनाएंगे, क्योंकि 7 बजे क्लास शुरू हुई है, 7:10 हो रहा है और 1 घंटे में पूरी क्लास भी खत्म करनी है, जिसमें हमें कई सारी चीजें भी बतानी है। लेकिन चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का, जिसमें यह युक्ति जिसकी सहायता से किसी वैद्युत परिपथ पे धारा मापन के लिए प्रयोग किया जाता है, एकदम सिंपल सी। यह 2 प्रकार का होता है, निलंबित कुंडली धारा मापी और कीलकित कुंडली धारा मापी। मैंने बच्चों आपको कहा था जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, निलंबित कुंडली धारा मापी। ये कम आता है। कीलकित कुंडली धारा मापी को बच्चों आप लोग सिर्फ और सिर्फ फिगर बनाना सीखना है, सिर्फ और सिर्फ फिगर बनाना सीखना है। सारा कॉन्सेप्ट जो कल मैंने बताया था वही प्यारे बच्चों इसमें यूज होगा, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। तो कीलकित कुंडली धारा मापी का चित्र कैसे होगा वो मैं आपको भेज दूंगा, बता दूंगा आज ही, ठीक है, समझ में आ गया। आइए बच्चों हम लोग चलते हैं निलंबित कुंडली धारा मापी का एक बार फिगर जल्दी से बनाते हैं, देखते हैं हमारे छापू सुल्तान कितनी जल्दी फिगर बना लेते हैं। प्यारे बच्चों ये कोई एल्यूमिनियम की क्रोड है, ये एक एल्यूमिनियम का फ्रेम है, एल्यूमिनियम का फ्रेम है जिसके भीतर जो है वो एक क्रोड रखी हुई है, जिसके भीतर क्या रखी हुई है, एक नर्म लोहे की क्रोड रखी हुई है। और इसके बाहर बच्चों, इसके बाहर तांबे के तार के पृथक पृथक फेरे लपेट करके आयताकार कुंडली बनाई जाती है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट कुछ नहीं बना रहे हैं, अभी भी बैठे हैं पेन कॉपी लिए, सोच रहे हैं बनाऊं कि ना बनाऊं। नहीं करोगे प्रैक्टिस, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हम थोड़ी कहेंगे। फिर हमसे मत कहना कि सर हमें कम समझ में आया, हम इसका चित्र नहीं बना पाए। ये प्यारे बच्चों हो गई कुंडली, बहुत बड़ी कुंडली हो गई ना कुंडली बहुत बड़ी हो गई ना, हटा दो यहां तक ही रखो, ये ठीक है प्यारे बच्चों। ये तांबे की, इसमें हम कह सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस निलंबित कुंडली धारा मापी में तांबे के तार के पृथक पृथक फेरे लपेट करके एक आयताकार कुंडली बनाई जाती है, जिसके भीतर एल्यूमिनियम का फ्रेम होता है और एक नर्म लोहे की क्रोड रखी होती है। एकदम सिंपल सी बात है। इसके ऊपरी सिरे पर फास्फर ब्रांच का बच्चों क्या लगा होता है, तार लगा होता है, तथा इस कुंडली की रीडिंग को पढ़ने के लिए, कुंडली की क्या बच्चों, रीडिंग को पढ़ने के लिए, कुंडली की रीडिंग वो जो घूमती है उसको पढ़ने के लिए क्या लगा होता है, समतल दर्पण लगा होता है। क्या लगा होता है बच्चा पार्टी, समतल दर्पण लगा होता है। ये समतल दर्पण लगा हुआ है, समतल दर्पण लगा हुआ है, ठीक है। और ये क्या है, फास्फर ब्रांच का तार है। ऊपर बच्चों लगी होती है मरोड़ टोपी या मरोड़ पत्ती बोलते हैं। ये क्या है, ये है मरोड़ पत्ती, मरोड़ टोपी जो भी बोल सकते हो, मरोड़ पत्ती बच्चों लगा हुआ है। और इधर आगे लगा हुआ है टर्मिनल T1, यहां से, क्योंकि प्यारे बच्चे टर्मिनल T1 है और यहां से I एम्पियर की धारा इसमें प्रवेश करती है, इसमें I एम्पियर की धारा प्रवेश करती है। नीचे वाले सिरे पर भी फास्फर ब्रांच का ही तार लगा होता है, फास्फर ब्रांच का ही तार लगा होता है। लेकिन यहां भी हाल बच्चों वही है कि इससे एक वेष्टित स्प्रिंग जुड़ी होती है और फिर आगे वेष्टित स्प्रिंग जुड़ी होती है। वेष्टित मतलब होता है ऐठी हुई, वेष्टित मतलब ऐठी हुई स्प्रिंग यहां पर लगी होती है। और फिर बच्चों क्या होता है, टर्मिनल ये T2 है, जिससे ये धारा जो है बाहर की ओर निर्गत हो जाती है। ये धारा बाहर की ओर निर्गत हो जाती है। ये क्या है बच्चों, ये है वेष्टित स्प्रिंग। क्या है मेरे बच्चा पार्टी लोग, ये है वेष्टित स्प्रिंग। ये क्या है, तांबे के आयताकार कुंडली। ये क्या है, एल्यूमिनियम का फ्रेम। ये क्या है, नर्म लोहे की क्रोड। ये क्या है, समतल दर्पण। ये क्या है, फास्फर ब्रांच का तार। ये संपूर्ण निकाय बच्चों, संपूर्ण निकाय दो अवतलाकार प्रबल चुंबकीय ध्रुव वाले, विपरीत ध्रुवों वाले चुंबकीय ध्रुवों के बीच में ये रखा होता है। एक तरफ मान लो बच्चों नॉर्थ पोल है और एक तरफ साउथ पोल है। ये प्रबल ध्रुव वाले दो विपरीत चुंबकीय ध्रुव होते हैं जिनके बीच में ये निकाय रखा होता है। अतः बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी, मेरे लाल बाल गोपाल, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो नॉर्थ से साउथ की ओर होगी। इस प्रकार से ये मैग्नेटिक फील्ड होगी बाबू। ये क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और देखो कुंडली का तल जो है प्यारे बच्चों, कुंडली का जो तल है वो बाहर सामने की ओर है,
तो यहां पर थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री है। ये सारी बातें कल मैंने बता दी थी। इस प्रकार से फिगर बच्चों बन जाएगा। अब बताओ कितनी जल्दी आप फिगर बना सकते हो। 10 7 15 हो रहा है, जिसको मैंने समझाते समझाते बनाया है और फिगर बनकर तैयार हो गया। ठीक है, बताइए। समझ में आ रहा है बाबू? ए बबुआ, समझ में आया? ठीक है, तो ये जो है बच्चों फिगर आपको 3 मिनट 2 मिनट में बना लेना है, ताकि आप एक लॉन्ग क्वेश्चन का उत्तर जो है वो 10 से 12 मिनट में लिख पाओ। आप 12-15 मिनट में लिख पाओ बच्चों। 3 लॉन्ग क्वेश्चन बनाने होंगे, 15 से 45, 1 घंटा। मैं तो कहता हूं 15 चौको 60। देखो 1 घंटा आपको ऑब्जेक्टिव के लिए, 1 घंटा आपको सब्जेक्टिव के लिए लघु उत्तरी, और 1 घंटा दीर्घ उत्तरी। कितना आसान है, 1 घंटा लघु उत्तरी, 1 घंटा दीर्घ उत्तरी, 1 घंटा ऑब्जेक्टिव। तो आप लगभग बच्चों समय जो है बचा सकते हो, और 1 घंटा लघु उत्तरी में काफी है, इनफ है। 10 क्वेश्चन लिखते होते हैं, 3-3 मिनट, एकदम छोटी छोटी परिभाषाएं आती हैं, छोटे न्यूमेरिकल आते हैं, इतना कठिन नहीं होता। बहुत घबरान करके अगर पढ़ोगे ना बच्चों अभी से ये वो आपको अपने बिहार बोर्ड के एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक है सर, हीटर में यही तार का उपयोग किया जाता है। हाँ, तांबे के तार की कुंडली होती है, नाइक्रोम के तार की कुंडली होती है हीटर में। जो बच्चों हीटर होता है, हीटर घरों में, उसमें नाइक्रोम का तार भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नाइक्रोम का तार। चले अब आगे बात करते हैं। कल हमने यही धारा मापी सब कुछ सिखा दिया था, सारी चीजें बता दी थी कि इस पे जैसे ही धारा प्रवाहित की जाती है तो ये धारा इस पूरे कुंडली से होकर के प्रवाहित होते होते झुम 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 यहां से धारा बच्चों वेष्टित स्प्रिंग से होकर के बाहर निर्गत हो जाती है। लेकिन क्या होता है जब धारा प्रवाहित होती है, प्रोसेसिंग समझो, क्रिया विधि समझो। जब धारा प्रवाहित होती बच्चों तो चुंबकीय क्षेत्र इधर है सॉरी चुंबकीय क्षेत्र इधर, कुंडली का तल इधर, तो थीटा है 90 डिग्री। तो आपको पता है कि अगर कोई धारावाही कुंडली किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है तो उस पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है, टाउ बराबर NIAB साइन थीटा। ये है बच्चों, है ना, ये कार्य करता है। यहां पर हमने देखा कि टाउ बराबर NIAB और साइन 90 है, क्योंकि 90 डिग्री का कोण है। तो ये मैक्सिमम टाउ है बच्चों। टाउ मतलब ये बलाघूर्ण कैसा है, मैक्सिमम। क्यों? साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और एक ही साइन में सबसे अधिकतम मान होता है NIAB। अर्थात बच्चों ऐसी अवस्था में सबसे अधिकतम बलाघूर्ण कार्य करेगा और एक कुंडली घूमेगी। और जितनी कुंडली विक्षेपित हो रही है बच्चों, उस विक्षेपित किसकी वजह से हुई? इस धारा प्रवाहित होने की वजह से हुई, इस धारा के प्रवाहित होने की वजह से हुई। तो ये धारा का मान ही तो निकालना है, क्योंकि यही तो है धारा मापी। बच्चों एक चीज है, जब धारा प्रवाहित हुई तो कुंडली में विक्षेप आया, कुंडली है ये कुंडली, अच्छा ऐसे ऐसे कुंडली है, ठीक है हम कुंडली हो गए, ठीक है हम कुंडली हो गए। इधर से ढेर सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, तो जैसे ही धारा प्रवाहित हुई इधर हुए हम, इधर ऐसे घूम गए, और जितना हमें विक्षेप आ रहा है उतनी ही परिमाण की धारा वहां पर कुंडली में समतल दर्पण में शो होने लगती है। तो ऐसे हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही बच्चों हम ऐसे हुए हैं, धारा प्रवाहित करना बंद करेंगे तो ये वेष्टित स्प्रिंग पता क्या करती है, इसका यही काम है। जब धारा प्रवाहित हुई तो ऐंठ गई, धारा प्रवाहित हुई तो ये ऐंठ गई, कुंडली ऐसे घूमी तो ये ऐंठ गई। लेकिन बच्चों जैसे ही धारा प्रवाहित होना बंद हुआ तो ये स्प्रिंग क्या करती है, घूम जाती है, उल्टा घूम जाती है तुरंत। भाई स्प्रिंग ऐसे ऐंठ दो, ठीक है पकड़े रहो ऐसे। लेकिन जैसे ही छोड़ोगे स्प्रिंग अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएगी। इलास्टिसिटी होती है ना, प्रत्यास्थ होता है, तो ये स्प्रिंग तुरंत अपनी अवस्था में आ जाती है। इस और अकेले नहीं आती, इस कुंडली को भी पूर्व अवस्था में ले आती, इस कुंडली को भी पूर्व अवस्था में ले आती है। ठीक है, जैसे ही धारा प्रवाहित हुई फिर विक्षेप, फिर कुंडली घूम गई। लेकिन कुंडली की ऐंठन जैसे ही धारा प्रवाहित करना बंद किया वैसे ही कुंडली अपनी पूर्व अवस्था में आ गई, स्प्रिंग अपनी पूर्व अवस्था में आ गई तो कुंडली भी आ गई। यहां पर बच्चों हम लोगों ने निकाला था ये एन क्या है, यही कुंडली, आयताकार कुंडली में फेरों की संख्या है। आई क्या है, यही प्रवाहित धारा है। ए क्या है, इस कुंडली का जो पूरे फेरे बना करके एक आयताकार फ्रेम जो बना उसका क्षेत्रफल है। बी क्या है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में पूरा चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये जितना टाउ है ये बच्चों किसके अनुक्रमानुपाती, विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होता है। जितना अधिक बलाघूर्ण उतना अधिक क्या होता है, विक्षेप होता है। जितना अधिक बलाघूर्ण उतना अधिक विक्षेप होता है। इसलिए जो फाई है टाउ के अनुक्रमानुपाती, अर्थात बच्चों NIAB बराबर में अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो कोई ना कोई नियतांक आता है, और कोई ना कोई जो नियतांक आया है वो बच्चों C आता है। अब कुंडली है, कॉइल है, इस वजह से C लेकर के आगे कांस्टेंट। यहां पर बच्चों हमें धारा का मान चाहिए तो I बराबर हम NAB को उधर भेज देते हैं, C बटे NAB इंटू का फाई। बच्चों जो C बटे NAB है, C तो कांस्टेंट है ही, वो तो अनुक्रमानुपाती नियतांक है ही वैल्यू। N फेरों की संख्या बदलती नहीं है। जब धारा प्रवाहित की है तो क्या फेरों की संख्या बदल गई, जब धारा प्रवाहित की है तो क्या क्षेत्रफल बदल गया, जब धारा प्रवाहित की है तो क्या चुंबकीय क्षेत्र बदल गया। ये सब कुछ कांस्टेंट है, ये सब कुछ बच्चों कांस्टेंट है। तो I बराबर कैपिटल के फाई कर सकते हैं। कैपिटल के भी क्या, टोटल कांस्टेंट ही है। यहां पर हम कह सकते हैं कि I जो है प्रोपोर्शनल टू फाई, अर्थात जितना विक्षेप आया है, जितना विक्षेप मतलब जितनी कुंडली घूमी है, जितना कुंडली घूमी उसे विक्षेप कहेंगे।
पहले कुंडली ऐसे थी, फिर कुंडली इधर चली गई, तो ये जो बच्चों आया इसे विक्षेप कहेंगे, फाई। तो जितना विक्षेप आया है वही धारा के मान के बराबर होता है, धारा के मान के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात कुंडली में प्रवाहित धारा कुंडली के विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है। ये चीज मैंने कल सिखाई थी। आज बच्चों ये चीज को मैंने पूरा टोटली रिवाइज करा दिया है, टोटली रिवाइज करा दिया है। अब बताओ, एक बार कमेंट बॉक्स में मेरे सभी बच्चे लिख दें कि सर ये बात आज पूरी हम समझ गए, इसकी वर्किंग समझ गए, पूरी चीजें हम किसी को भी समझा सकते हैं, लिख सकते हैं एग्जाम में अच्छे से। पहले तो हम लिख सकते हैं कि निलंबित कुंडली धारा मापी का प्रयोग किसी भी वैद्युत परिपथ में धारा मापन में किया जाता है। सिद्धांत क्या है इसका? तो सिंपल सा सिद्धांत है, जब कुंडली में धारा प्रवाहित होती है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी कुंडली में धारा प्रवाहित होती है, तो कुंडली पर बलाघूर्ण कार्य करता है। इतना सिंपल सी बात। कुंडली पर क्या कार्य करता है? बलाघूर्ण कार्य करता है। ये सिद्धांत हो गया। चित्र बनाना है, वर्किंग क्या लिखनी है कि जब कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली में बलाघूर्ण कार्य करता है, टाउ बराबर NIABC अनथीटा। ये गणना शुरू कर देंगे। थोड़ी बहुत बीच में लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी जो कि मैंने कल समझाई थी। बोलो, समझ गए? क्लियर प्यारे बच्चों? आइए अब बच्चों बात करते हैं हम। गोलुआ अभी छुट्टी पर है, गर्मी पड़ रही है ना, गोलुआ छुट्टी पर है। सर जी हम समझ गए, कल ही समझ गए थे। वेरी गुड बच्चों, धारा मापी के कॉन्सेप्ट को समझ गए थे। मैंने बता दिया था धारा मापी की धारा सुग्राहिता क्या होती है, वोल्टेज सुग्राहिता क्या होती है, वो सब कुछ समझा दिए थे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बच्चों कि धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण कैसे होता है, क्योंकि मैंने कल प्रश्न लिख के समझाया था। कल का लेक्चर जिन बच्चों ने नहीं देखा है, एप्लीकेशन में जाओगे लेक्चर देखोगे। तो बच्चों कल मैंने ये बताया था कि प्रश्न लिख के बता दिया था, इसलिए आज मैंने प्रश्न नहीं लिखा है। प्रश्न में यह भी था कि धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण कैसे होता है। तो आइए बच्चों सिखाते हैं आपको धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण। क्या? धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण, धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण कैसे होता है। मेरे लाल बाल गोपाल, आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण कैसे होता है, ठीक है? समझ गए कैसे होगा बच्चों? अमीटर और धारा मापी इन दोनों का अलग अलग यूज है। जो आपने एक चीज जान लो, मैं यहां पर आपको बोलना चाहूंगा, गैल्वेनोमीटर बहुत जगह पर आएगा, जिसे आप क्या बोलते हो, बहुत जरूरी चीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लो, अगर कहीं पर बच्चों गैल्वेनोमीटर लिखा हुआ है, गौर से सुनना, अगर बच्चों गैल्वेनोमीटर लिखा हुआ है, मैंने कई बार बताया लेकिन आज फिर बता रहा हूं, गैल्वेनोमीटर को ही बच्चों धारा मापी कहते हैं, धारा मापी कहते हैं। और धारा मापी का काम है धारा की दिशा बताना। धारा मापी का काम क्या है? धारा की दिशा बताना, धारा की दिशा बताना तथा अल्प परिमाण की धारा मापना। धारा माप सकता है लेकिन अल्प परिमाण की। कैसी बच्चों? अल्प परिमाण की धारा मापना, अल्प परिमाण की धारा, अल्प परिमाण की धारा का मापन। यह बच्चों करता है कौन? गैल्वेनोमीटर, जिसे आप धारा मापी बोलते हो। लेकिन सेकंड बच्चों जो है, आप जिसको मैं बात कर रहा हूं, जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, अमीटर। अमीटर आपको बता दूं, धारा मापी को जो है वो G से लिखा जाएगा, लेकिन बच्चों जो अमीटर है उसे किससे लिखा जाएगा? A से लिखा जाएगा। अमीटर को किससे लिखा जाएगा? A से लिखा जाएगा। अब अमीटर का काम क्या है? वैद्युत परिपथ में धारा का पूर्णता मापन ही करना है, ठीक है? इसका काम है वैद्युत परिपथ में धारा का मापन करना। वैद्युत परिपथ में किसी भी परिमाण की धारा का, कितनी भी धारा हो, 10 एम्पियर हो, 100 एम्पियर हो, कितनी भी, किसी भी परिमाण की धारा का, किसी भी परिमाण की धारा का मापन करना, किसी भी परिमाण की धारा का मापन करना, ये बच्चों क्या होगा? अमीटर होगा। हमेशा दिमाग में बिठाए रहेंगे, हमेशा दिमाग में बिठाए रहेंगे। ये दोनों बातों का जो जिक्र मैंने यहां पर किया है, इन दोनों ही चीजों को हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है? समझ गए? आइए बच्चों, अब कैसे धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण होता है, आइए समझते हैं। धारा मापी का कैसे अमीटर में रूपांतरण होता है, आइए समझते हैं बच्चा पार्टी, ठीक है? कैसे होता है आप सभी से चर्चा करते हैं। धारा मापी का अमीटर में कैसे रूपांतरण होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, मजा आएगा बच्चों। कोई भी ये वैद्युत परिपथ है, ये बच्चों कोई भी वैद्युत परिपथ है, ठीक है? कोई भी वैद्युत परिपथ है, जुम 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 ऐसे, ये कोई भी वैद्युत परिपथ है। यहां पर I एम्पियर की ये धारा प्रवाहित हो रही है, यस और नो? नहीं हो रही सर, नहीं मानेंगे। अरे अब हो रही है, ये मान लो I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें मुझे
इसमें मुझे कितनी ये धारा आई प्रवाहित हो रही है इसका मापन करना है। ये आई का मान क्या है इसका हमें मापन करना है। तो बच्चों इसके बीच में मैं क्या करूंगा, मेरा मन नहीं मानेगा, और इसके बीच में मैं ले आऊंगा एक बच्चों गैल्वेनोमीटर, क्योंकि हमें धारा का मापन करना है। ये गैल्वेनोमीटर लगा दिए, लेकिन ये गैल्वेनोमीटर केवल धारा की दिशा को बताएगा, मान नहीं। तो इसको अमीटर कैसे बनाए, यही तो हमारा प्रश्न है कि धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण। सुनना, एक एक स्टेप को ध्यान से सुनना। तो ये आई एम्पियर की धारा ऐसे था, लेकिन ऐसे पता नहीं कितने परिमाण की धारा हो, बहुत ज्यादा परिमाण की धारा होगी तो धारा मापी का जो ये गैल्वेनोमीटर है ना, इसकी कुंडली टूट जाएगी, तड़ाक से मचेगी, तड़ाक, इतना विक्षेप होगा, ठाक टूट जाएगी, कुंडली टूट जाएगी। इसलिए प्यारे बच्चों गैल्वेनोमीटर में अधिक परिमाण की धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, वो टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसको बचाने के लिए कि उसकी कुंडली ना टूटे, इस वजह से प्यारे बच्चों हम हमेशा कुछ ना कुछ तरीका अपना लेते हैं, और उस तरीके में मैं लेकर के आता हूं एक बहुत ही अल्प परिमाण का, प्यारे बच्चों बहुत ही अल्प परिमाण का प्रतिरोध लेकर के आता हूं, एस, जिसे प्यारे बच्चों संट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, संट कहते हैं। बहुत अच्छे तरीके से जान लो, प्रश्न पूछा गया है इससे एग्जाम में कि संट क्या होता है, संट से आप क्या समझते हैं। तो लिखना होता है कि यह अल्प परिमाण का वह प्रतिरोध होता है जिसे वैद्युत परिपथ में धारा मापी के समांतर क्रम में प्रयोग किया जाता है, जिससे कि धारा मापी की कुंडली में अधिक परिमाण की धारा प्रवाहित ना हो, वो बचा रहे, कुंडली ना टूटे, इस वजह से। तो बच्चों अगर हम ऐसा करेंगे, ये आई एम्पीयर की धारा अब तो भाई यहां से दो भागों में बढ़ जाएगी, भाई आई जा रही थी यहां से दो भागों में बढ़ जाएगी। तो यहां पर जो बच्चों धारा जा रही है ना धारा मापी में, उस धारा मापी में जाने वाली धारा का नाम हमने आई जी दे दिया, और यहां पर जो जाएगी तो आई टोटल धारा थी, आई जी मैंने मान लिया इसमें जा रही है, किसमें, गैल्वेनोमीटर में। तो बची कितनी धारा, बची धारा बच्चों है आई माइनस आई जी। बोलो हाँ, इस चीज से कंफर्म हुए, जल्दी बताओ, इस चीज से कंफर्म हुए कि शेष धारा आई माइनस आई जी होगी, क्योंकि बच्चों आई कुल धारा है, ये यहां तक जा रही है, लेकिन आगे दो रास्ते हो गए, तो अगर उस दिशा में मैंने आई जी धारा मान लिया तो इस दिशा की आई माइनस आई जी संट। अब ये आई माइनस आई जी धारा इधर जाएगी, आई माइनस आई जी धारा, और बच्चों ये आगे फिर आगे आई धारा हो जाएगी, क्योंकि ये आई जी फिर इधर आ जाएगी, ये आई जी धारा फिर इधर आएगी, दोनों योग होकर के फिर उधर निकल जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा, सिंपल है, क्लियर है, ये चीज समझ में आ रही है, एकदम क्लियर है, ठीक है। चित्र समझ में आ गया, ये चित्र समझ में आ गया कि गैल्वेनोमीटर का प्रयोग कैसे करेंगे। तुम्हें देखा तो अरे भाई फिर क्या हो गया, अरे भैया ये क्या हो गया, मैं सबको छोटा करना चाहता हूँ, तुम सबको छोटा करना चाहता हूँ, इतने लोग ही क्यों सिलेक्ट हो रहे हो, सभी लोग सिलेक्ट हो जाओ, नहीं तो बहुत पीटे जाओगे। हाँ आप सिलेक्ट हो जाओ, छोटे हो जाओ, कहाँ हो, फिर से आ जाओ, फिर से जल्दी बन जाओ, हाँ फिर से जल्दी बन जाओ, और एक बार आ जाओ, और एक बार, बस, अरे भाई थोड़ा सा, ठीक है। अब बच्चों देखो, धारा मापी का मीटर में रूपांतरण, और ये फिगर अब अच्छे से दिख रहा होगा ना, ये फिगर बच्चों अच्छे से दिख रहा होगा, समझ में आ रही ना सारी बात कि कैसे होना है। तो बच्चों इसकी लैंग्वेज हम किस प्रकार से लिखते हैं, वो लैंग्वेज मैंने टाइप करा रखी है कि धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण कैसे, वो मैंने लैंग्वेज टाइप करा रखी है। प्लीज कोई सर आप शायरी क्यों नहीं सुनाते हैं, क्यों नहीं सुनाते हैं भैया, ऐसी कौन सी बातें हैं कि नहीं सुनाते हैं, ये तो मैंने कभी कहा ही नहीं, शायरी नहीं सुनाते, कैसी बात कर देते हो आप लोग, मतलब हमारा दिल में दर्द उठ गया है, देखो खांसी भी आ गई, हजम नहीं हो रही ये बात मुझे सॉरी, ये बात मुझे नहीं हजम हुई है, पहले पढ़ लो फिर बात करते हैं। बच्चों ये चीज समझ में आ गई। अब इसमें आई जी का मान क्या होगा, जो बच्चों धारा मापी से धारा होकर के गुजर रही है उसका मान हमें कैसे पता चलेगा। जो बच्चों इसका प्रतिरोध है गैल्वेनोमीटर का, वो मैं मान लेता हूं प्रतिरोध कितना है, जी है। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी और शंट का प्रतिरोध एस, ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में है ना। जी तथा एस किस क्रम में है, समांतर क्रम में। किस क्रम में है बच्चों, समांतर क्रम में है। तो बच्चों क्या होगा, इनके सिरों का विभवांतर बराबर होगा, वीजी बराबर वीएस होगा, वीजी बराबर वीएस। ये दोनों किस क्रम में है, दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम में प्रतिरोध जब हो तो उनका विभवांतर समान होता है बाबू और बबुआ, मेरे लाल बाल गोपाल गुड्डा गुड़िया। ये क्या होता है, वीजी मतलब इसके सिरों का प्रतिरोध आई
जी धारा प्रवाहित हो रही है। अरे भैया इसमें अरे 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 इसके सिरों का विभवांतर कितना है वीजी, तो विभवांतर की वैल्यू ओम के नियम से वी इक्वल टू आई आर, तो आई और आर कितना, प्रतिरोध का मान यहां कैपिटल जी है तो आई जी कैपिटल जी बराबर में वी एस। इसमें कितनी धारा जा रही है, V इक्वल टू आई आर होता है तो वी एस इक्वल टू आई, लेकिन आई कितना है टोटल, आई माइनस आई जी है जो इस प्रतिरोध से जा रही धारा, तो आई माइनस आई जी, आई हो गया धारा का मान, इनटू में आर प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध यहां पर एस है, एस लिखेंगे, गुणा कर दो जरा, आई जी कैपिटल जी बराबर ये गुणा करो, आई एस का गुणा होगा एस माइनस इसमें होगा तो आई जी एस। बच्चों ये आई जी एस माइनस का इधर ले आओ तो प्लस का हो जाएगा, तो आई जी कैपिटल जी प्लस आई जी कैपिटल एस बराबर में आई एस। बच्चों यहां पर आई क्या है, आई जी यहां भी है, आई जी यहां भी है, तो आई जी कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, कैपिटल जी प्लस एस, कैपिटल जी प्लस एस बराबर में इधर क्या है, आई एस है, आई जो कि धारा प्रवाहित हो रही है ये, और आई जी जो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है वो, तो यहां पर बच्चों जो आई जी में धारा प्रवाहित होगी उसका मान हमें पता चल जाएगा। यहां से आप आई का मान निकाल सकते हो, यहां से अगर बच्चों मैं आई जी को रोकूं इसको इधर भेज दूं तो आई जी और बटे में बच्चों क्या आई जी बटे में क्या आई बराबर बच्चों इस जी प्लस एस को उधर भेज दो तो एस अपान में जी प्लस एस। यहां से बच्चों आप आई का भी मान निकाल सकते हो, आई जी का भी मान निकाल सकते हो, एस का भी मान निकाल सकते हो, जी का भी मान निकाल सकते हो, आई जी आई एस जी मतलब टोटल 4 वैल्यू हैं, 3 मान आपको जब न्यूमेरिकल पूछेगा तो 3 मान दिए जाएंगे और चौथा ज्ञात करना होगा। ये प्यारे बच्चों हो गया आपका डेरिवेशन, मतलब फार्मूला हो गया धारामापी में रूपांतरण, सॉरी अमीटर में रूपांतरण, धारामापी का अमीटर में रूपांतरण किस प्रकार हुआ ये हो गया। समझ में आ गया बच्चों, समझ में आ गया, ध्यान देना बच्चों, अभी हम लोगों को अमीटर में रूपांतरण पढ़े हैं, फिर वोल्ट मीटर में भी रूपांतरण। जी कहां से आया, जी बच्चों इस गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है। शुरू से देखोगे बाबू कभी तकलीफ नहीं होगी, इस बात को मैं कह रहा हूं, कभी तकलीफ नहीं होगी। सर जी आई लव यू सो मच बच्चों, सर लेट हो गया कोई बात नहीं। वीएस क्या है, वीएस संट के सिरों का विभवांतर है। सर आप नहीं पढ़ा पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं आता है। और बताओ सर भूकंप क्यों आता है, भूकंप जब नीचे प्लेट के रूप में पृथ्वी की सतहें हैं तो एक दूसरे की प्लेटें टकराती हैं तो भूकंप आता है। सर कल वाला प्रश्न उत्तर लिखने का तरीका बता दिए हैं, बता देंगे, समझ गए, सारे डाउट पढ़ लिए। अब चलो आओ आप लोगों को बच्चों मैं दिखाना चाहूंगा, ये है अमीटर पे रूपांतरण, फिगर देख सकते हो वैसा ही बना हुआ है, ठीक है। ये संट का प्रतिरोध एस है, यहां पर देखो लिखा हुआ है अमीटर एक ऐसा यंत्र है जो किसी वैद्युत परिपथ में सीधे धारा की प्रबलता मापने के काम में आता है, ठीक है। किसी वैद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा के मापन के लिए अमीटर को, किसको बच्चों, अमीटर को सदैव उस परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये बात हमेशा याद रखना। चित्र में देख सकते हो जो धारा मापी है बच्चों उसको किस क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में, इस परिपथ के डायरेक्ट सीधे जोड़ दिया गया है, यही अमीटर है। ये धारा मापी ही अमीटर बन गया है। अब जब इसके समांतर क्रम में संट जोड़ दिया गया तो ये अमीटर बन गया। प्रश्न यहां पर 2 तरह से बनता है, एक तो कि अमीटर को वैद्युत परिपथ के किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। दूसरा प्रश्न यह बनता है कि संट को किस क्रम में जोड़ा जाता है धारा मापी के, तो धारा मापी के समांतर क्रम, धारामापी के समांतर क्रम में संट को जोड़ा जाता है। तो यहां पर लिखा है कि किसी वैद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा के मापन के लिए अमीटर को सदैव उस परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। सामान्यतः कीलकित चल कुंडली धारामापी को अमीटर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, मतलब कीलकित कुंडली को ज्यादा प्रयोग किया जाता है, निलंबित को कम। एक आदर्श अमीटर का वैद्युत प्रतिरोध शून्य होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये, इतना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इस जगह से भर भर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। शून्य होता है ये बच्चों इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक आदर्श अमीटर का वैद्युत प्रतिरोध कितना होता है, शून्य होता है। धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए धारामापी की कुंडली के समांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध वाला तार लगा देते हैं जिसे संट कहते हैं। माना संट का प्रतिरोध S तथा धारामापी का प्रतिरोध कैपिटल G है। यदि धारा I का एक भाग IG में तथा शेष भाग I माइनस IG जो कि मैंने अभी बताया संट में प्रवाहित होती है, धारामापी व संट समांतर क्रम में है, अतः इनके सिरों का बीच का विभवांतर समान होगा, जो कि मैंने अभी बताया। एक बार देखो फिर से रिवीजन, जो बच्चे कह रहे थे रिपीट कर दीजिए। देखो ये हो गई धारा, ये I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी जल्दी मैं बना के दिखाता हूं उतनी जल्दी देखते हैं मेरे साथ में कौन बच्चे बना लेते हैं, कौन बच्चे मेरे साथ में एक चित्र जल्दी से बना लेते हैं। कौन है मेरे साथ, वो शेर शेरनी जल्दी बताओ, कोई बना पाएगा? केवल आप लोग कमी खोजो है ना। ये आई जी धारा प्रवाहित हुई, ये एस है, हो गया, ये आई माइनस आई जी। आपके पेन और कॉपी उठाते उठाते तो मैंने चित्र बना दिया है। अब क्या, अब हो गया, बहुत देर हो गई। संट
ये क्या है, शंट। ये जी क्या है, इसका प्रतिरोध है, ठीक है, जी क्या है, इसका प्रतिरोध है। मैंने लिख दिया था इनके सिरों के बीच का क्या होगा, विभवांतर समान होगा, मतलब बच्चा पार्टी Vg बराबर क्या होगा, Vg बराबर क्या होगा, Vs होगा। अभी मैंने लिखा था, तो इसके सिरों का विभवांतर क्या होगा भैया, विभवांतर IR ओम के नियम से, किसके नियम से, ओम चाचा के नियम से। तो ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होगा बाबू, ओम के नियम से होगा Vg की वैल्यू Ig और प्रतिरोध कितना है, कैपिटल G बराबर, इसमें धारा का मान क्या है, I माइनस IG, तो I माइनस IG, अरे कैपिटल में लिखो स्मॉल में लिखो कोई दिक्कत नहीं, प्रतिरोध कितना S, पूरा करा लो, IG कैपिटल G बराबर में IS माइनस IGS, IGS इधर आएगा, IG कैपिटल G प्लस IGS बराबर में IS। इनमें क्या कॉमन मिल रहा है, IG कॉमन मिल रहा है, ब्रैकेट में क्या, G प्लस S बराबर में IS। यहां से आप बच्चों IG की भी वैल्यू निकाल सकते हो, बटे में इसको भेज दो, I भी निकाल सकते हो, बराबर में ये S है, S लिखा रहने दो, ये G प्लस S इसके बटे में भेज दो, G प्लस S। ये बच्चों डेरिवेशन आप फार्मूला याद रखोगे, हो गया। दोबारा रिपीट कर दिया, दोबारा स्पीड से ही बताया जाता है क्योंकि एक बार बता चुके हैं, बहुत ही बेसिक्स है। समझ गए, क्लियर बच्चों। देखो कितना समय हो जाता है। इसके बाद धारा मापी का वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतरण होता है, आइए वो सिखा देते हैं। धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण, नेक्स्ट हेडिंग है धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण, तो ये दूसरी बार है भैया। अब आप ये मत कहना 2 बार बताया हो सर, 2 बार लिखना है क्या, है ना, मीटर को मैंने 2 बार बताया तो 2 बार लिखना है क्या, नहीं, एक ही बार वो जो पूरी प्रोसेस है वही लिखनी है, वो मैंने समझाने के लिए पूरा बताया। अब इसका फिगर देखो कैसे बनता है बच्चों, वोल्ट मीटर में ये कैसे बदलता है। इसको भी बच्चों क्या किया जाता है, जिस भी ये परिपथ है धारा प्रवाहित हो रही है, मान लो इस परिपथ का ये प्रतिरोध होगा, जो भी जिस भी उसमें लगा हुआ है, प्रतिरोध कितना है, R है। इसके समांतर क्रम में बच्चों हम क्या जोड़ देते हैं, गैल्वेनोमीटर को जोड़ देते हैं। इसके समांतर क्रम में हम क्या जोड़ देते हैं, गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं। आप देख सकते हो इसका फिगर बच्चों ये बना हुआ है, ये इसका फिगर बना हुआ है। ये एक कोई प्रतिरोध लगा हुआ है जिसके सिरों का विभवांतर हमें V का मान बताना होता है। तो इस पर ये कोई अच्छा, इसके प्रतिरोध का हम मान जो है, सॉरी इसमें भी एक वो लगाना है, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए इसीलिए कहते हैं। ये गैल्वेनोमीटर है और यहां पर बच्चों एक प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है, श्रेणी क्रम में। इसका प्रतिरोध कितना है, G ही है, ये भी प्रतिरोध ही बच्चों, इसका प्रतिरोध कितना है, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G है, जिसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध और लगा हुआ है। ये तो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, यहां पर धारा कितनी जाएगी गैल्वेनोमीटर से, IG धारा जाएगी, यहां कितनी धारा बची, I माइनस IG धारा जाएगी, इससे कितनी जाएगी, I माइनस IG। बच्चों इसके सिरों का विभवांतर हमें बताना है, क्या बताना है, विभवांतर। ये क्योंकि क्या बन गया, वोल्ट मीटर बन गया है। ध्यान से सुनो बच्चों, ये धारा प्रवाहित हो रही है और ये इस परिपथ में प्रवाहित हो रही है, तो इस परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच A है, ये B है, इन 2 बिंदुओं के बीच का हमें क्या बताना है, विभवांतर बताना है। क्या बताना है, विभवांतर बताना है, ठीक है, विभवांतर बताना है। तो विभवांतर समांतर क्रम में क्या होगा, समान होगा, इसके सिरों का विभवांतर इसके सिरों के विभवांतर के बराबर होगा, ठीक है, मतलब VAB जो बराबर होगा बच्चों, वो इसके विभवांतर के बराबर होगा। यहां पर क्या है, V इसके सिरों का प्रतिरोध पूरा टोटल बच्चों जो भी है, इस यहां पर मान लो CD है, ठीक है, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इसके सिरे इनके इस विभवांतर के बराबर होगा, VG, ठीक है, VAB बराबर VG, मतलब इसके सिरों के विभवांतर के योग के पूरे के बराबर होगा। लेकिन VAB की टोटल वैल्यू क्या होगी, ध्यान से सुनो, IR ओम के नियम से, तो यहां धारा कितनी है, IG है, प्रतिरोध कितना है, तो बच्चों G, और ये श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध और लगा होता है, लगाया जाता है वोल्ट मीटर बनाने के लिए, तो G प्लस कैपिटल R, G प्लस कैपिटल R, यही हो गया। इसमें ज्यादा डेरिवेशन नहीं है, हो गया, चित्र हो गया और ये फार्मूला हो गया, ये चित्र हो गया और ये फार्मूला हो गया। धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण, धारा मापी का ये वोल्ट मीटर में रूपांतरण हो गया। इसको समझ लो, वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र जिसके द्वारा किसी वैद्युत परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। वैद्युत परिपथ के जिन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर का मापन करना है, उन बिंदुओं के समांतर क्रम में, देख सकते हो इसके समांतर क्रम में वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं। अब बच्चों इसी धारा मापी का नाम ही वोल्ट मीटर है, तो वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं। एक आदर्श वोल्ट मीटर का वैद्युत प्रतिरोध अनंत होता है। ये बच्चों जान लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव के लिए।
इंपॉर्टेंट किसके लिए? ऑब्जेक्टिव के लिए, कि वह एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है जबकि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, समझ में आ गया भैया जी? राधे राधे, राधा राधा। ठीक है, आप बताइए, क्लास नहीं चल रही? किस फ्रेंड की क्लास नहीं चल रही है? फाड़ देंगे एग्जाम में सर कॉपी। क्लियर हो गया? नोट अभी ना करिए, नोट बच्चों इसका नोट जो है आप लोग इत्मीनान से बैठ के कर लेना। ये पीडीएफ क्योंकि मैंने टाइप करा रखा है, तो आप लोग इसको प्लीज जब पहुंच जाए पीडीएफ तो कर लेना। ठीक है, आइए अब बच्चों एक डेरिवेशन और है जो हम लोगों को सीखना है। ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य एवं उसकी स्थितिज ऊर्जा। कहीं पर अगर बच्चों ये देखो इंग्लिश में भी लिख दिया गया है, वर्क डन इन रोटेटिंग ए मैग्नेटिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब बाह्य मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। क्या है ये, कैसे है ये सीखना है बच्चों, सीख जाओगे, बहुत आसान है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। प्यारे बच्चों, मैं यहीं पर फिगर बनाऊं कि नेक्स्ट हेडिंग में चलूं? ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलूं। बच्चों एक चीज मुझे बताओ, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य आपको बताना है। ठीक है, कार्य W, घुमाने में किया गया कार्य। जब कोई वस्तु घूमती है, घुमाना बच्चों, जब कोई वस्तु घूमती है तो उसमें क्या उत्पन्न होता है? आघूर्ण उत्पन्न होता है। क्या होता है? आघूर्ण उत्पन्न होता है। ठीक है, जब कोई वस्तु घूमती है तो आघूर्ण उत्पन्न होता है। आघूर्ण मतलब बल आघूर्ण, और बल आघूर्ण जब होता है तो उसमें बच्चों कोणीय विस्थापन होता है। क्या होता है? कोणीय विस्थापन होता है। कोणीय विस्थापन होता है, थोड़ा सा गौर करना। आइए समझाते हैं। जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं तो रेखीय विस्थापन होता है, लेकिन जब हम किसी वस्तु को घुमाते हैं तो कोणीय विस्थापन होता है। वहां बल आघूर्ण कार्य करता है जब घुमाते हैं, और जब किसी वस्तु को धक्का देते हैं तो केवल बल कार्य करता है। ठीक है, आघूर्ण मतलब बच्चों टाउ का इस्तेमाल हो रहा है, तो घुमाना। ठीक है, घुमाना शब्द से समझ रहे हो कि अगर जब कोई वस्तु घूमेगी तो वहां बलाघूर्ण कार्य करेगा, और बलाघूर्ण मतलब बच्चों टाउ, और टाउ जब होगा कार्य करेगा तो वहां कार्य में कोणीय विस्थापन होगा, ना कि रेखीय विस्थापन। सर नीचे आईजी क्यों लिए? बच्चों क्योंकि यहां पर गैल्वेनोमीटर में धारा नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है। गैल्वेनोमीटर यहां लगा हुआ है, तो हमने गैल्वेनोमीटर में जाने वाली धारा को आईजी मान लिया। गैल्वेनोमीटर में जो धारा जा रही है उसे आईजी ही मान रहे हैं। अभी अमीटर में भी गैल्वेनोमीटर यहां लगा हुआ था, तो वहां धारा जाने वाली को हमने आईजी माना था। तो कॉन्सेप्ट ना बदले, इसलिए हमेशा याद रखो कि गैल्वेनोमीटर से जो धारा आप भेज रहे हो उसे आप आईजी ही मानोगे, आईजी मानोगे। ठीक है, आइए बच्चों इसका डेरिवेशन करते हैं। एक समान कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र। बाबू ध्यान से सुन लो, तुम्हारे मतलब की ही बात है, मेरे मतलब की तो बात बहुत पहले से है। मेरे मतलब की तो है ही, मैं तो अपना मतलब समझता ही हूं, मुझे क्या दिक्कत। बच्चों ये एक समान कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र फैला हुआ है जिसमें एक चुंबकीय ध्रुव हम ले जाकर के रख देते हैं। ये बच्चों चुंबकीय द्विध्रुव ले जाकर के हम रख देते हैं। ये लो थीटा कोण पर रख दिए। हम किसी चुंबकीय ध्रुव को, बच्चों ये कोई भी चुंबकीय द्विध्रुव है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। ठीक है, ठीक है, इसका चुंबकीय ध्रुव प्लस m होगा, इसका माइनस m होगा। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें हमने किसी चुंबकीय द्विध्रुव को रख दिया है। क्या रख दिया है? चुंबकीय द्विध्रुव को रख दिया है। बच्चों जब चुंबकीय द्विध्रुव रखा जाता है थीटा कोण पर रखा। ठीक है, अब ये किस कोण पर है? पहले मान लो किसी भी कोण पर है, थीटा कोण पर रखा हुआ है, लेकिन जब ये दूसरे कोण पर आएगी तो दूसरा कोण हो जाएगा। अरे किसी कोण पर इसको घुमाएंगे। यहां पर जो ये चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों, ये चुंबकीय क्षेत्र भी इस द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। चुंबकीय क्षेत्र ऐसे रख, ये विद्युत द्विध्रुव ऐसे, चुंबकीय द्विध्रुव ऐसे रखा हुआ है। इस चुंबकीय द्विध्रुव को ये चुंबकीय क्षेत्र अपनी दिशा में लाने का प्रयास करता है। भैया तुम इधर ही आ जाओ, तुम इसी दिशा में आ जाओ, अपनी दिशा में लाने का प्रयास करता है। और इस दौरान यह किया गया कार्य इस द्विध्रुव में चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। इस बात को जब तक मैं लिखूंगा नहीं तब तक आप अच्छे से समझोगे नहीं, ध्यान से सुनोगे बच्चों। क्या? जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव को ध्यान से सुनोगे, जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव को एक समान, कैसा चुंबकीय क्षेत्र है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है।
एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। बच्चों अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र एक समान है और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ये कोई चुंबकीय द्विध्रुव है, जैसे वैद्युत द्विध्रुव रखते थे वैसे चुंबकीय द्विध्रुव है। तो एक चुंबकीय द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण, द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण, द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण, बच्चों क्या कार्य करेगा, बल आघूर्ण कार्य करेगा। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। द्विध्रुव बल आघूर्ण द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में लाने की दिशा में प्रयास करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है, लाने का प्रयत्न करता है, प्रयत्न करता है। इस दौरान द्विध्रुव पर किया गया कार्य, इस दौरान जो घुमाने में हम कार्य कर रहे हैं, इस दौरान द्विध्रुव पर किया गया कार्य, द्विध्रुव पर किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, रूप में संचित हो जाता है। मतलब बच्चों थोड़ा सा समझो, फिर से समझो, अगर थीटा कोण पर हम द्विध्रुव को लाए, रख दिए चुंबकीय क्षेत्र में, तो वो धीरे धीरे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आने का प्रयास करता है और इसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आने तक या बीच में कहीं भी तक कितना भी कोण घूम रहा हो, तब भी आप जैसे ऐसे रखें, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है, समझो ध्यान से, ऐसे रखा हुआ है, अगर इतना घुमाएं तो क्या इसके पास स्थितिज ऊर्जा आ गई, हाँ आ गई। θ1 से θ2 कोण तक हम किसी भी कोण तक घुमा दिए हैं, स्थितिज ऊर्जा आ गई। सर क्या पूरा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुदिश कर दिए तो क्या उसमें चुंबकीय क्षेत्र स्थितिज ऊर्जा आ गई, हाँ आ गई। चाहे पूरा ले आओ या धीरे धीरे ला रहे हो, बीच में रोक रहे हो, तब भी उसमें स्थितिज ऊर्जा आती जा रही, समझ रहे हो। तो स्थितिज ऊर्जा उसके पास संचित हो जाती है। जैसे आप बच्चों खड़े हो, ये गुलवा है, ठीक है, ये गुलवा है, ठीक है, ये गोलुआ है। अब गोलुआ जो है अगर धीरे धीरे हाइट पे जाएगा, पहले इतनी ऊंचाई पर है तब भी उसके पास U बराबर mgh स्थितिज ऊर्जा है, अगर वो और ऊपर जाके इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाए तब भी U बराबर उसके पास mgh स्थितिज ऊर्जा है। ये ऊंचाई h डैश है मान लो, जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा वैसे वैसे उसमें स्थितिज ऊर्जा आएगी। वैसे ही बच्चों हम जैसे जैसे इसको घुमाएंगे, जितना भी कोण घुमा रहे हैं तो उसमें स्थितिज ऊर्जा हो रही है, जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो रहा है। क्लियर है, ध्यान से सुनो, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो अगर हम पहले, क्योंकि हम बच्चों कोई भी कार्य करते हैं तो पहले छोटा कार्य करते हैं, पहले बहुत छोटा कार्य करते हैं, ठीक है। द्विध्रुव को सूक्ष्म कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य, डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य, अगर बहुत छोटा कोण हम घुमा रहे हैं, बहुत छोटा कोण हम घुमा रहे हैं तो किया गया कार्य बच्चों छोटा होगा। dw बराबर टाउ, जो कि बलाघूर्ण कार्य कर रहा है, इसी बलाघूर्ण की वजह से तो घुमा पा रहे हैं, टाउ डी थीटा। यहां पर हम लिख देंगे कि यहां टाउ का मान कितना है, यहां टाउ बराबर बच्चों mb sin थीटा, जो कि आप लोग पहले पढ़ चुके हो, बलाघूर्ण का मान ये होता है। अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता, वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बलाघूर्ण, तो टाउ बराबर pe sin थीटा होता। यहां चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है तो mb sin थीटा, टाउ डी थीटा लिखेंगे, ठीक है। हम कह सकते हैं कि dw बराबर mb sin थीटा डी थीटा, mb sin थीटा डी थीटा। लेकिन ये छोटा सा कार्य, बहुत छोटा कोण घुमा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कोई भी स्थिति हो, मान लो अभी θ1 की स्थिति है, इसको बाद में घुमा करके हम ऐसे ऐसे ले आए तो θ2 हो गया, बाद में हम इसको ऐसे चुंबकीय क्षेत्र के थोड़ा सा मतलब अनुदिश किए तो θ2 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम किसी भी कोण पे ला करके रख देंगे तो θ1 से θ2 कोण पर घुमा सकते हैं। तो घुमाने की कोई भी स्थिति हो सकती है ना भाई। अभी मैं ऐसे लिखा हूं कि θ कोण पर रखा हूं, तो हम कोई भी θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाया जाता है। यहां पर लिख देते हैं कि माना, तो यहां पर लिखेंगे द्विध्रुव को θ1 कोण θ1 से, द्विध्रुव को कोण θ1 से θ2 घुमाने में किया गया कुल कार्य,
पहले हम छोटू सा घुमाए, फिर कितना भी घुमाओ, चाहे जितने चक्कर लगाओ, इससे कोई मतलब नहीं। θ1 से θ2 घुमाने में किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य कितना होगा? तो किया गया जो कुल कार्य होगा बच्चों वो समाकलन होगा, समाकलन dw बराबर, समाकलन इधर भी होगा mb sin थीटा डी थीटा। अब लिमिट क्या होगी? θ1 से θ2। ये कितनी बार मैं बता चुका हूं, कुल कार्य निकालने के लिए बड़े मियां को लाते हैं। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह, ये कई बार मैंने बताया है। छोटे मियां कौन है? अवकलन। बड़े मियां है समाकलन। अब बच्चों यहां पर एक है, अगर ऐसा लिखा होता है समाकलन और dw, तो जिसके सापेक्ष हम कर रहे होते हैं, यहां किसके सापेक्ष कर रहे हैं? w के सापेक्ष समाकलन, d के साथ में w, तो जिसके सापेक्ष करते हैं वही आता है। ये हमेशा याद रखो, नहीं याद है तो रट लो कि भैया जिसके सापेक्ष करते वही आता है w। यहां d थीटा लिखा हुआ है तो थीटा के सापेक्ष हो रहा है, तो जहां कहीं थीटा होगा बस उसी का समाकलन होगा, बाकी सब कांस्टेंट रहेगा। तो mb सब बाहर आ जाएगा, mb बाहर आ जाएगा, केवल समाकलन होगा θ1 से θ2, ये लिमिट होती है, इन्हें बोला जाता है। और ये साइन थीटा इंटू डी थीटा। बच्चों ये शुरू से चैप्टर में पढ़ा रहे हैं, पहले चैप्टर से सब कुछ सिखाते हुए आ रहे हैं कि समाकलन क्या है। साइड में खूब सारे सूत्र बताए हैं, यहां पर फिर आज एक बता देते हैं कि अगर बच्चों समाकलन साइन थीटा लिखा हुआ है डी थीटा, तो इसका समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, माइनस कॉस थीटा ये होता है, समझ में आ रहा है? तो यहां पर इसका समाकलन क्या हो जाएगा? सीधे सीधे माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो एम बी और माइनस कॉस थीटा समाकलन हो जाएगा। लेकिन बच्चों ब्रैकेट बना के अभी लिमिट लगाना मत भूलना, θ1 से θ2। अब लिमिट कैसे अप्लाई की जाती है बच्चों? इस माइनस को मैं बाहर कर ले रहा हूं, माइनस एम बी बाहर आ गया। चलो लिमिट अप्लाई करते हैं। तो पहले थीटा की जगह θ2 अपर लिमिट, कॉस θ2 अपर लिमिट, फिर माइनस अपनी तरफ से लगाना है और फिर थीटा की जगह लोअर लिमिट रखी जाती है, तो कॉस θ1। बच्चों यही हो गया। अच्छा, इस माइनस का अगर हम अंदर गुणा करा दें तो ये हो जाएगा एम बी। अगर बच्चों माइनस का अंदर गुणा कराएं तो सोचो ये जाएगा तो इसको माइनस कर देगा, इसको प्लस कर देगा। तो कॉस θ1 को हम पहले लिख लेंगे कॉस θ1, और ये माइनस गया तो इसको माइनस कर दिया, माइनस कॉस θ2, माइनस कॉस θ2। बच्चों यही हो गया W, और इस W को ही हम क्या कहते हैं? यही स्थितिज ऊर्जा के रूप में है। यही स्थितिज ऊर्जा है, यही स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है, यही स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है बच्चों। क्या है? व्यंजक है। यही जो किया गया कार्य है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। अर्थात बच्चों U बराबर क्या? W, और W बराबर या कह लो यहां पर लिख देते हैं U बराबर W, और ये U का आप अलग से फार्मूला पूरा लिख देते हैं MB, और ब्रैकेट में बच्चों cos θ1 माइनस cos θ2। ये आप लोगों के लिए बच्चों फार्मूला आ गया है स्थितिज ऊर्जा का। स्थितिज ऊर्जा का समझ में आ गया होगा। क्लियर? क्लियर बच्चों? हाँ हो गया बच्चों, क्लियर? तो आज के लिए बच्चों इतना ही। ये डेरिवेशन लास्ट बचा हुआ था, इसके बाद ये चैप्टर अब खत्म होता है। महत्वपूर्ण बातें खत्म हो गई हैं, कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जो कि आपके लिए जरूरी भी रहेंगी, तो वो मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बीच में कराता जाऊंगा। ठीक है, अब न्यूमेरिकल शुरू होगा आपके एग्जाम होने के बाद, मैं न्यूमेरिकल इस चैप्टर के करवाऊंगा, फार्मूला सीट बनवाऊंगा। उम्मीद है बच्चों इस पूरे चैप्टर को एक बार खुद से पूरा एनालिसिस कर लेना, पढ़ लेना, तब आप लोग जाना। और कल की क्लास में हम लोग मिलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के। ठीक है बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।